आप लोगों को थोड़ी श्रोडिंगर तरंग समीकरण को समझने में प्रॉब्लम आई थी, तो हम वापस से श्रोडिंगर तरंग समीकरण स्टार्ट करते हैं। तो श्रोडिंगर तरंग समीकरण क्या है? श्रोडिंगर तरंग समीकरण मुख्यतः तरंगों और विद्युत चुंबकीय विकिरणों हेतु प्रयुक्त की गई थी, लेकिन डी ब्रोगली की द्वैती प्रकृति के अनुसार इलेक्ट्रॉन भी तरंग प्रकृति प्रदर्शित करता है। अतः श्रोडिंगर तरंग समीकरण जो है वो इलेक्ट्रॉन की तरंग हेतु भी प्रयुक्त किया जाता है। श्रोडिंगर तरंग समीकरण इलेक्ट्रॉन की तरंग हेतु भी प्रयुक्त किया जाता है। अब सबसे मेन पॉइंट आता है कि श्रोडिंगर तरंग समीकरण क्या है, किस काम आता है। तो श्रोडिंगर तरंग समीकरण जो है वो परमाणु में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता, परमाणु में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता को दर्शाता है। ठीक है, परमाणु में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता या संभावना को प्रदर्शित करता है श्रोडिंगर तरंग समीकरण। फिर नाभिक के चारों ओर परिक्रमण करने वाले इलेक्ट्रॉन को, पहले तो वो कि श्रोडिंगर तरंग समीकरण जो है वो परमाणु में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता, प्रायिकता या संभावना को प्रदर्शित करता है। प्रायिकता या संभावना को प्रदर्शित करता है। ठीक है, प्रदर्शित करता है। अब नाभिक के चारों ओर परिक्रमण करने वाले इलेक्ट्रॉन को अप्रगामी तरंग के रूप में मानकर, नाभिक के चारों ओर जो भी इलेक्ट्रॉन क्या करता है, परिक्रमण करता है, उसको अप्रगामी इलेक्ट्रॉन के रूप में मानकर, अप्रगामी तरंग के रूप में मानकर इलेक्ट्रॉन की प्रकृति को तरंग फलन साई द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। नाभिक के चारों ओर क्या है, नाभिक के चारों ओर परिक्रमण करने वाले इलेक्ट्रॉन को, परिक्रमण करने वाले इलेक्ट्रॉन को अप्रगामी तरंग के रूप में मानकर, अप्रगामी तरंग के रूप में मानकर, अप्रगामी तरंग के रूप में मानकर इलेक्ट्रॉन की प्रकृति को तरंग फलन साई द्वारा दर्शाया जाता है। इलेक्ट्रॉन की प्रकृति को तरंग फलन साई द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब ये जो श्रोडिंगर तरंग समीकरण है वो क्वांटम यांत्रिकी की क्या है, आधारभूत समीकरण है। श्रोडिंगर तरंग समीकरण क्वांटम यांत्रिकी की आधारभूत समीकरण कहलाती है, जिसमें अप्रगामी तरंग के सूक्ष्म कण, अप्रगामी तरंग के सूक्ष्म कण इलेक्ट्रॉन की एक्स वाई जेड अक्ष पर स्थिति निर्धारित करने के बाद, एक्स वाई जेड अक्ष पर स्थिति निर्धारित करने के बाद अंतराकाशीय निर्देशांकों के रूप में इलेक्ट्रॉन तरंग को निम्न प्रकार दर्शाते हैं। क्या है कि श्रोडिंगर तरंग समीकरण को क्वांटम यांत्रिकी की आधारभूत समीकरण माना जाता है, जिसमें अप्रगामी तरंग के सूक्ष्म कण इलेक्ट्रॉन की एक्स वाई जेड अक्ष पर स्थिति निर्धारित करने के बाद, स्थिति निर्धारित करने के लिए अंतराकाशीय निर्देशांकों के रूप में इलेक्ट्रॉन की तरंग को निम्न प्रकार दर्शाते हैं। इलेक्ट्रॉन की तरंग को निम्न प्रकार दर्शाते हैं, साई इज इक्वल टू साई नोड साइन 2 पाई न्यू टी, साइन इज इक्वल टू साइन नोड साइन 2 पाई न्यू टी। इसको लगा लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब यहाँ पे साई क्या है, तो ये क्या है, तरंग फलन है, इलेक्ट्रॉन तरंग की तरंग फलन। साई इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन तरंग की तरंग फलन। साई नोड है, साई नोड क्या है, इलेक्ट्रॉन तरंग का आयाम है, इलेक्ट्रॉन तरंग का आयाम। ठीक है, जो एक्स वाई जेड अक्षों का
एक्स वाई जेड अक्षों पर निर्देशांकों पर निर्भर करता है, लेकिन समय पर निर्भर नहीं करता है। फिर न्यू क्या है? आवृत्ति है। ठीक है, न्यू क्या है? आवृत्ति है। अब ये जो समीकरण 1 है, ये जो समीकरण 1 है, इसका क्या करेंगे? समय t के सापेक्ष अवकलन करते हैं। समीकरण 1 का समय t के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो समीकरण 1 का समय, मेन तो यहां से स्टार्ट होती है श्रोडिंगर तरंग समीकरण, तो अपन यहां से एकदम धीरे धीरे समझेंगे श्रोडिंगर तरंग समीकरण क्या है, कैसे आती है। तो समीकरण 1 का क्या करेंगे अपन? समय t के सापेक्ष क्या करेंगे? अवकलन करेंगे। समय t के सापेक्ष अवकलन करने पर, समय t के सापेक्ष अवकलन करना, तो अवकलन करेंगे डेल साई अपॉन t के सापेक्ष करना है, तो डेल अपॉन में क्या आएगा? t आएगा। डेल साई अपॉन डेल t इज इक्वल टू, अब साई नोड क्या है? कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट जो होता है वो बाहर आ जाता है, उसको आगे लिखते हैं। ठीक है, अब इसका अवकलन कैसे करेंगे? मैथ्स वालों को तो पता ही होगा कि इसका अवकलन कैसे होता है, बायो वालों के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ जाएगा, तो मैं बता देती हूँ एक बार थोड़ा सा। साइन 2 पाई म्यू टी का कैसे करेंगे? अब अपन सबसे पहले तो क्या करते हैं कि इसका ना, इसको पूरे पद को अपन ने क्या मान लिया? टी मान लिया, साइन टी। ठीक है, इस पूरे पद को टी मान लिया। अब साइन टी का अवकलन डी साइन टी अपॉन डी टी क्या है? एक मिनट मैं साइड में कर लेती हूँ, साइड में करके बताती हूँ आपको। साइन डी साइन टी अपॉन डी टी, तो डी साइन टी अपॉन डी टी का इसका क्या होता है अवकलन? कॉस टी। एक ये नॉर्मल फॉर्मूला है अपने पास, कॉस टी होता है। ठीक है, अब अपन ने यहाँ पे t किसको माना है? 2 पाई म्यू टी। अब इस t का क्या करेंगे? वापस से क्या करेंगे? अवकलन होगा। ये जो साइन t था, तो साइन t का क्या आया? कॉस टी। ठीक है, साइन t का था तो कॉस टी आया। अब अपन के पास यहाँ क्या है? d साइन 2 पाई म्यू टी है। ठीक है, अपॉन डी टी। डी साइन 2 पाई म्यू टी है, तो अपॉन डी टी किया, तो ये साइन टी का क्या आया? कॉस टी आया। तो अब यहाँ पे क्या आएगा? साइन 2 पाई म्यू टी। टी यहाँ पे है जैसे कि जैसे आया, तो ये पद भी जो है 2 पाई म्यू टी क्या आएगा? वापस वैसे के वैसे आएगा। तो कॉस 2 पाई म्यू टी, कॉस 2 पाई म्यू टी। अब ये जो पद है इसका क्या करेंगे? वापस t के सापेक्ष अवकलन करेंगे। इसका वापस t के सापेक्ष अवकलन करेंगे इस पद का। तो 2 पाई म्यू क्या है? वापस से क्या है? 2 पाई म्यू है, कांस्टेंट है, तो ये बाहर आ जाएगा 2 पाई म्यू। ठीक है, अब इसका t का t के सापेक्ष अवकलन कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, तो ये 1 और क्या आएगा? कॉस, ये पूरा का पूरा पद पहले वापस आ जाएगा, कॉस 2 पाई म्यू टी। ठीक है, तो इस पूरे पद का अवकलन कैसे हुआ? इस पूरे पद का अवकलन हुआ 2 पाई म्यू कॉस 2 पाई म्यू टी, 2 पाई म्यू कॉस 2 पाई म्यू टी। समझ में आया आपको? समझ में आया कि इसका अवकलन कैसे हुआ? लाखाराम, नरेश बामणिया, समझ में आया? तो कुछ तो हिंट दो तो मेरे को पता चले कि आपको समझ में आया। मीना आ गया? ओके ओके, मीना समझ में आया? प्रिया और मेघना कल पूछ रहे थे या समझ में नहीं आया, कैसे आया श्रोडिंगर तरंग समीकरण? ओके, ठीक है, तो साइन 2 पाई म्यू टी का अवकलन क्या आया? 2 पाई म्यू कॉस 2 पाई म्यू टी। ठीक है, तो साइन नोट 2 पाई म्यू कॉस 2 पाई म्यू टी। ठीक है, ये इसका अवकलन आया। अब क्या करेंगे? ये जो अपने पास समीकरण आया है इसका वापस से t के सापेक्ष क्या करेंगे? वापस से t के सापेक्ष अवकलन करेंगे। इसका वापस से t के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो वापस से करेंगे तो डेल है, तो डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल टी स्क्वायर, वापस से इसका अवकलन करेंगे। अब कॉस
का अवकलन क्या होगा, माइनस साइन, तो माइनस आ गया। ठीक है, अब साइन नोट तो क्या है, कांस्टेंट है, साइन क्या आ गया, माइनस साइन होता है, तो माइनस आगे लिख लिया अपन ने सबसे आगे। ठीक है, अब यहाँ पे साइन नोट क्या है, कांस्टेंट है, तो उसको तो सबसे पहले आगे लिख ही लेंगे। अब ये 2 पाई न्यू है, इसको तो ऐसे रहने देते हैं, cos 2 पाई न्यू टी का क्या करेंगे अपन, अवकलन करेंगे। अब cos 2 पाई न्यू टी का क्या आया, सबसे पहले तो आएगा माइनस साइन 2 पाई न्यू टी, फिर इस 2 पाई न्यू टी का क्या करेंगे, वापस से अवकलन करेंगे, तो वो 2 पाई न्यू आया, तो वो 2 पाई न्यू जो है वो इस 2 पाई न्यू से गुणा हो जाएगा, तो ये कितना हुआ 4 पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर, वापस से यहाँ पे आएगा साइन, कॉस का हो जाएगा साइन, तो साइन 2 पाई न्यू टी। ठीक है, साइन नोट ये आ गया 4 पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर, और कॉस का हो जाएगा साइन 2 पाई न्यू टी। ठीक है, ये आया, वापस से इसका टी के सापेक्ष अवकलन किया, तो टी के सापेक्ष अवकलन वापस से करने पर तो अपन को ये प्राप्त हुआ। इसको लगा लेते हैं समीकरण नंबर 2, इसको क्या किया, समीकरण नंबर 2 लगा लिया। अब क्या है, देखो यहाँ पे क्या था, साई था। ठीक है, साई बराबर ये देखो साइन नोड और साइन 2 पाई न्यू टी, साइन नोड और साइन 2 पाई न्यू टी, यहाँ पे भी देखो साइन नोड साइन 2 पाई न्यू टी, ये साइन नोट साइन 2 पाई न्यू टी किसके बराबर है, साई के बराबर है, तो अपन इस पूरी वैल्यू की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, साइन लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, साई लिख सकते हैं, साइन नोट साइन 2 पाई न्यू टी की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, साई। ठीक है, क्योंकि ये इसके बराबर है, तो अपन इसका मान रख देते हैं, क्या था, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस माइनस, अब साइन नोड और साइन 2 पाई न्यू टी का मान तो क्या है, साई है, तो माइनस 4 पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर, और क्या आ जाएगा, साई, 4 पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर क्या आया, साई आया अपने पास, 4 पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर इंटू साई। ठीक है, इसको लगा लेते हैं समीकरण नंबर 3, इसको लगा लेते हैं समीकरण नंबर 3। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब आगे क्या होगा, तो यहाँ पे जो ये न्यू आया है अपने पास, ये क्या आया, न्यू, न्यू क्या है, ये क्या है, आवृत्ति है, न्यू क्या है, आवृत्ति है, और हम जानते हैं आवृत्ति बराबर क्या होता है, हम जानते हैं कि आवृत्ति बराबर होता है v अपॉन लैम्डा। v क्या है, इलेक्ट्रॉन का वेग है, ठीक है, लैम्डा क्या है, इलेक्ट्रॉन की तरंग दैर्ध्य है, तरंग दैर्ध्य है। ठीक है, अब अपन जानते हैं डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य क्या होती है, डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य जानते हैं अपन, डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य लैम्डा बराबर क्या होता है, लैम्डा बराबर होता है h अपॉन एम वी, h अपॉन एम वी होता है, लैम्डा बराबर क्या होता है, h अपॉन एम वी। तो अब ये जो लैम्डा का मान है, ये जो लैम्डा का मान है, इस म्यू के मान में रख देते हैं v अपॉन लैम्डा, तो यहाँ पे लैम्डा का मान ये रख देते हैं h अपॉन एम वी। ठीक है, तो लैम्डा का मान रख दिया अपन ने v अपॉन h अपॉन एम वी, तो ये एम वी क्या चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो क्या आया अपने पास, एम वी स्क्वायर अपॉन एच, एम वी स्क्वायर अपॉन एच आया अपने पास। ठीक है, तो न्यू का मान क्या आया अपने पास, एम वी स्क्वायर अपॉन एच। तो अब ये जो मान न्यू का आया है, ये जो मान न्यू का आया है वो अपन कहाँ रख देंगे, इस समीकरण में रख देंगे, न्यू का मान इस समीकरण में रख देंगे। ठीक है, तो न्यू का मान समीकरण 3 में रखने पर, न्यू का मान समीकरण 3 में रखने पर न्यू का मान समीकरण 3 में रखने पर, न्यू का मान समीकरण 3 में रख देंगे। अब यहाँ पे अपन को तो सिर्फ न्यू का न्यू मिला है, ठीक है, यहाँ अपन को क्या मिला है, सिर्फ न्यू मिला, और यहाँ क्या है, न्यू स्क्वायर है, तो इस पूरे पद का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ जब न्यू का मान रखेंगे तो न्यू का मान जो है उस पूरे पद का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा।
तो डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल टी स्क्वायर इज इक्वल टू -4 पाई स्क्वायर। ठीक है, अब न्यू का क्या है, स्क्वायर है, तो ये भी स्क्वायर हो जाएगा, m स्क्वायर v स्क्वायर, तो v की का 4 हो जाएगी, और अपॉन h स्क्वायर, m स्क्वायर v की घात हो जाएगी 4 अपॉन h स्क्वायर इंटू साई। ये आ गया, अपन ने यहाँ पे क्या किया, न्यू की वैल्यू रख दी। ठीक है, यहाँ पे क्या किया अपन ने, न्यू की वैल्यू रख दी। अब इसको लगा लेते हैं समीकरण नंबर 4, इसको लगा लिया समीकरण नंबर 4। ठीक है, समीकरण नंबर 4, यहां तक समझ में आया आपको, यहां तक आ गया समझ में, तो मैं आगे बढ़ती हूँ। यहां तक अगर समझ में आया हो तो मैं आगे बढ़ूं, यहां तक समझ में आया हो तो मैं आगे बढ़ूं, हाँ या ना में जवाब दे दो एक बार। आगे यहां तक समझ में, ओके ठीक है, ये हो गया, न्यू का मान रख दिया अपन ने यहाँ पे। अब चिरसम्मत यांत्रिकी यानी कि क्लासिकल मैकेनिक्स, चिरसम्मत यांत्रिकी यानी कि क्लासिकल मैकेनिक्स में तरंग के लिए द्वितीय कोटि अवकलन समीकरण को निम्न प्रकार दर्शाया जाता है। क्लासिकल मैकेनिक्स में तरंग के लिए द्वितीय कोटि अवकलन समीकरण को निम्न प्रकार दर्शाया जाता है, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल टी स्क्वायर इज इक्वल टू v स्क्वायर इंटू डेल स्क्वायर साई। ये क्या है, उल्टा डेल्टा का स्क्वायर है। उल्टा डेल्टा क्या है, उल्टा डेल्टा यहाँ पे क्या है, इसको बोलते हैं लाप्लासियन ऑपरेटर। उल्टा डेल्टा है, ये इसको बोलते हैं डेल स्क्वायर साई है, ये डेल स्क्वायर इंटू साई है, इंटू में साई है इसके। अब इसको डेल उल्टा डेल्टा जो है ये, इसको बोलते हैं लाप्लासियन ऑपरेटर। इसको क्या बोलते हैं, लाप्लासियन ऑपरेटर। और ये जो पूरा है डेल स्क्वायर साई, इसकी एक वैल्यू होती है, इसका मान होता है। वो मान क्या होता है, मैं ऊपर लिखती हूँ, क्या है, उल्टा डेल्टा स्क्वायर यानी कि डेल स्क्वायर साई, इसकी एक वैल्यू होती है, इसका एक मान होता है, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर। ये क्या है, इसकी वैल्यू है, इस पूरे पद की डेल स्क्वायर साई की क्या है, ये मान है, इसका एक मान है ये। ठीक है, और यहाँ पे ये जो डेल है, ये डेल्टा है, जो उल्टा डेल्टा जो है वो क्या है, लाप्लासियन ऑपरेटर है, लाप्लासियन ऑपरेटर, लाप्लासियन ऑपरेटर बोलते हैं इसको। ठीक है, क्या होगा ये, लाप्लासियन ऑपरेटर, डेल स्क्वायर जो है वो लाप्लासियन ऑपरेटर है। ठीक है, अब एक तो अपने पास इसको लगा लेते हैं अपन, समीकरण 4 था, इसको लगा लिया 5। ठीक है, अब यहाँ पे भी डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल टी स्क्वायर है, यहाँ पे भी डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल टी स्क्वायर है, तो अपन क्या कर सकते हैं, समीकरण 4 और 5 की अपन तुलना कर सकते हैं, समीकरण 4 और 5 की तुलना कर सकते हैं। तुलना करने पर क्या हो गए, ये दोनों बराबर है, तो ये और ये क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तुलना करने से ये वाला पद ये इसके बराबर हो जाएगा। तो क्या था यहाँ पे, साई था, ठीक है, तो ये दोनों v स्क्वायर, ये इनकी तुलना की, समीकरण ये 4 था और ये 5, समीकरण 4 और 5 की तुलना करने पर, समीकरण 4 व 5 की तुलना करने पर, समीकरण 4 और 5 की अपन क्या करेंगे, तुलना करेंगे। तो तुलना करने से क्या होगा, ये जो है वो इसके बराबर हो जाएगा। तो v स्क्वायर इंटू डेल स्क्वायर साई इज इक्वल टू क्या है, -4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर v की घात कितनी है, 4 है, अपॉन क्या है, h स्क्वायर है,
इंटू क्या है, साई है। ठीक है, ये था, ये दोनों बराबर कर दिए अपन ने। अब ये v स्क्वायर जो है, v स्क्वायर जो है और यहाँ पे v की घात 4 है, कट जाएगा और यहाँ पे कितना बचा, v की घात 2। यहाँ पे कितनी बची, v की घात 2 बची। ठीक है, यहाँ पे v स्क्वायर था, यहाँ पे v की घात 4 थी, तो ये कट हो गई, यहाँ पे बची v की घात 2। अब क्या हुआ, अब ये बचा यहाँ पे डेल स्क्वायर साइड। अब क्या करेंगे, इस जो पूरे पद का जो है ना अपन इस साइड पक्षांतरण कर लेंगे। इस साइड पक्षांतरण किया तो ये माइनस का था, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। इस साइड पक्षांतरण करेंगे अपन तो ये प्लस 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर वी स्क्वायर एम स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर एम स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर इनटू साई, और वहां क्या हो जाएगा, 0। ये किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। वहां क्या आया, 0 आया। ठीक है, उस पूरे पद माइनस वाले पद का इस साइड पक्षांतरण कर लिया तो वहां 0 बचा। ठीक है, अब यहां तक तो हो गया। इसको लगा लेते हैं समीकरण, वो कितना था, 6। ठीक है, समीकरण 6 है, इसको लगा लिया समीकरण नंबर 6, इसको लगा लिया समीकरण नंबर 6। ठीक है, अब क्या होता है कि परमाणु कोश में परिक्रमण करने वाले इलेक्ट्रॉन की, परमाणु कोश में परिक्रमण करने वाले इलेक्ट्रॉन की तरंग फलन, इलेक्ट्रॉन की तरंग फलन केवल ऊर्जा पर निर्भर करती है। परमाणु कोश में परिक्रमण करने वाले इलेक्ट्रॉन की तरंग फलन केवल ऊर्जा पर निर्भर करती है। अतः बोर कोश में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा E बराबर, अतः बोर कोश में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा E बराबर क्या होता है, गतिज ऊर्जा। इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा किसके बराबर होगी, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग के बराबर होगी। गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग के बराबर होगी। ठीक है, तो गतिज ऊर्जा क्या है, गतिज ऊर्जा क्या होती है इलेक्ट्रॉन की, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर होती है। और स्थितिज ऊर्जा को अपन डिनोट करते हैं बड़े V से, स्थितिज ऊर्जा को बड़े V से डिनोट किया। ठीक है, अब क्या करेंगे, अपने पास ये तो सूत्र आया एक, E बराबर क्या आया, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस V। अब क्या करेंगे अपन, ये V है ना यहाँ पे, इसका इस साइड पक्षांतरण कर लेंगे तो क्या होगा, ये यहाँ आके माइनस हो जाएगा, तो E माइनस V क्या हुआ, E माइनस V, E माइनस V इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। E माइनस V इज इक्वल टू क्या आया, हाफ एम वी स्क्वायर आया अपने पास। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये 2 है, इसको भी इधर लेके आ जाएंगे, तो ये बटा में था तो यहाँ इस साइड आया तो ये गुणा में हो जाएगा, 2 इंटू ई माइनस वी, 2 इंटू ई माइनस, ये यहाँ आ जाएगा तो 2 इंटू ई माइनस वी इज इक्वल टू, यहाँ क्या बचा, एम वी स्क्वायर बचा, यहाँ क्या बचा, एम वी स्क्वायर बचा। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ है ना m का गुणा कर देंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ पे भी m का गुणा करेंगे और यहाँ पे भी m का गुणा करेंगे, तो क्या आएगा अपने पास, यहाँ आ जाएगा 2m ब्रैकेट में e माइनस वी, इधर हो जाएगा, यहाँ पे एक m था ही, दूसरा m स्क्वायर v स्क्वायर आ गया, यहाँ पे क्या आ गया, m स्क्वायर v स्क्वायर, यहाँ पे आया 2m e माइनस वी। अब अपने पास क्या आया है, एम स्क्वायर वी स्क्वायर की वैल्यू आई है, अपने पास क्या आई है, एम स्क्वायर वी स्क्वायर की वैल्यू आई है। अब ये वैल्यू क्या रखेंगे अपन, यहाँ, कहाँ रखेंगे, यहाँ इस समीकरण में, समीकरण 6 में एम स्क्वायर वी स्क्वायर की वैल्यू अपन इस समीकरण 6 में रखेंगे। ठीक है, तो समीकरण 6 में रख दी अपन ने, एम स्क्वायर वी स्क्वायर की वैल्यू कहाँ रखी, समीकरण 6 में। क्या आई है अपन के पास, एम स्क्वायर वी स्क्वायर की वैल्यू क्या आई है, डेल स्क्वायर साई प्लस 4 पाई स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, अब एम स्क्वायर वी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 2m इंटू ई माइनस वी है, तो यहाँ पे 2m इंटू ई माइनस वी, ठीक है, ई माइनस बड़ा वी है, ठीक है,
और इंटू साई है इज इक्वल टू क्या है 0, इज इक्वल टू क्या है 0। इसको लगा लेते हैं समीकरण 7। ठीक है, अब ये 2 और 4 क्या हो जाएंगे गुणा, तो क्या हुआ 8 पाई स्क्वायर m। ठीक है, तो इस 2 और 4 का गुणा कर लेते हैं अपन, तो अपने पास क्या वैल्यू आती है डेल स्क्वायर साई प्लस 8 पाई स्क्वायर m अपॉन क्या है h स्क्वायर, ब्रैकेट में क्या है e माइनस v इंटू क्या है साई इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। इसको लगा लेते हैं अपन समीकरण नंबर 8, इसको लगा लिया समीकरण नंबर 8। अब क्या करेंगे, ये जो वैल्यू है डेल स्क्वायर्ड साई है, इसके अपन एक वैल्यू निकाली थी जब ये मैंने बताया था, इसकी वैल्यू डेल स्क्वायर साई, इसकी वैल्यू लिख लेंगे अपन। इसकी वैल्यू क्या थी डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर। तो ये जो वैल्यू है डेल स्क्वायर साई की अपन रख देंगे। ठीक है, तो वैल्यू रख दी अपन ने डेल स्क्वायर साई की। अब क्या करेंगे डेल स्क्वायर साई की क्या करेंगे वैल्यू रख देंगे। तो क्या है डेल स्क्वायर साई की वैल्यू डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस क्या है अपने पास प्लस 8 पाई स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर ठीक है इंटू एम ई माइनस वी है, ई माइनस वी इंटू साई इज इक्वल टू क्या है 0। ठीक है, ये आ गई। अब इसी को क्या बोलते हैं श्रोडिंगर तरंग समीकरण। ये ही क्या है समीकरण 9 लगा लेते हैं इसको, और ये क्या है श्रोडिंगर तरंग समीकरण। ठीक है, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर 8 पाई स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर एम ई माइनस वी साई इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो गई श्रोडिंगर तरंग समीकरण। ठीक है, ये हो गया श्रोडिंगर तरंग समीकरण। अब यहाँ पे श्रोडिंगर तरंग समीकरण हो गया, तो अब यहाँ पे देखते हैं साई क्या है इलेक्ट्रॉन तरंग की तरंग फलन है। ठीक है, ये मैं पहले भी बता दिया है जब अपन ने स्टार्ट की थी, जब अपन ने स्टार्ट किया तब मैंने पहले बता चुकी हूँ। ठीक है, उसके बाद में साई स्क्वायर तो है नहीं, और m क्या है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है स्थिर, इलेक्ट्रॉन का क्या है स्थिर द्रव्यमान है। ठीक है, E क्या है बोर कोश में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा या फिर कुल ऊर्जा या बोर कोश में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, बोर कोश में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा। ठीक है, बोर कोश में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा है या फिर इसको बोल सकते हैं कुल ऊर्जा। V क्या है V है स्थितिज ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा है जिसका मान क्या है -kZe² अपॉन r, -kZe² अपॉन r है इसका मान। और क्या बचा H क्या है प्लांक कांस्टेंट है। ये तो कितनी बार आया है, इसकी वैल्यू तब आपको रट जानी चाहिए। H की वैल्यू जो है उसकी रटी हुई होनी चाहिए, नियतांक, जिसका मान क्या होता है 625 इंटू 10 की घात -34 जूल इंटू सेकेंड। ये ठीक है, और क्या क्या है इसके अंदर बस। और x y z क्या है क्या है त्रिनिर्देशांक है। ठीक है, और बस ये इतने ही है इसके अंदर x y z बराबर त्रिनिर्देशांक। ये क्या है त्रिनिर्देशांक। ठीक है, ये हो गया। तो अब ये हो गई श्रोडिंगर तरंग समीकरण जो मैंने एक बार वापस से समझा ली है। ठीक है, अब तो आपको समझ में आनी ही चाहिए, आ गई होगी। मैं आशा करती हूँ तो आपको श्रोडिंगर तरंग समीकरण अब तो समझ में आ ही गई होगी। अब क्या करते हैं अपन हाइड्रोजन के लिए तरंग समीकरण निकालते हैं। हाइड्रोजन के लिए तरंग समीकरण कैसे निकालते हैं
वो भी मैं एक बार बता देती हूँ आपको वापस से, ठीक है। हाइड्रोजन के लिए श्रोडिंगर तरंग समीकरण कैसे निकालते हैं वो भी एक बार मैं बता देती हूँ, ठीक है। तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है ये तो अपन सब जानते हैं। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक हाइड्रोजन के लिए श्रोडिंगर तरंग समीकरण, हाइड्रोजन के लिए श्रोडिंगर तरंग समीकरण, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, Z बराबर कितना होता है, 1 होता है। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक Z बराबर कितना होता है, 1 होता है। अतः हाइड्रोजन के प्रथम कोश में इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा V कितनी होगी, हाइड्रोजन के प्रथम कोश में इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा V बराबर, इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा V बराबर -e²/4πε0 r, क्या है, -e²/4πε0 r, -e²/4πε0 r, ये क्या है, V की वैल्यू है, ठीक है, V की वैल्यू है। अब क्या करेंगे, जो V की वैल्यू है अपने पास, ये जो V की वैल्यू आई है, स्थितिज ऊर्जा V की वैल्यू आई है, वो अपन श्रोडिंगर तरंग समीकरण कहाँ आया था, E माइनस वी में आया था, तो वो E माइनस वी में V की वैल्यू अपन रख देंगे, ठीक है। तो क्या था, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर m अपॉन एच स्क्वायर। अब E और माइनस में क्या होता है, V, तो ये भी माइनस में है, वो भी माइनस में है, तो क्या हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो e²/4πε0 r, e²/4πε0 r इंटू साई इज इक्वल टू 0। ये आ गए हाइड्रोजन के लिए श्रोडिंगर तरंग समीकरण, हाइड्रोजन के लिए श्रोडिंगर तरंग समीकरण, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, दोनों ही श्रोडिंगर तरंग समीकरण हो गया और हाइड्रोजन के लिए श्रोडिंगर तरंग समीकरण भी अपन ने निकाल ली, ठीक है।